हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चैप्टर नंबर 11 हम लोग स्टार्ट किए थे। पार्ट 1 बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ पार्ट 1 में। और तो डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने कहा था कि पार्ट 2 में इससे जुड़े हुए जितने भी और भी कॉन्सेप्ट हैं मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी तक आपने ये सभी चैप्टर यूनिट 1 यूनिट 2 यानी कि अलजेब्रा, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब हो चुका है। आपका कोई चैप्टर अगर छूट रहा हो तो ज़रूर यहाँ से कवर कर लेना। और हाँ, आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है, इसकी कंप्लीट गारंटी है। चलो, तो पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना था, है ना। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल, है ना, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से हमने सीखा था, जाना था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका क्या, यहाँ पे पैरेललोग्राम का नाम लिखा हुआ है कि पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कह रहा है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका कोई एक पेयर क्या हो जाए आर पैरेलल, क्या हो जाए पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ट्रेपेजियम कहा जाता है। लेकिन कोई एक पैरेलल हो जाता है, तो ये इसके प्रीवियस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझना वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन दे रखा है ना, ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे पास, मैं इस पे आता हूँ इस पिक्चर में, तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा आपको। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। देखो जरा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। ठीक है, देखो जरा, अगर मैं इसको P बोलूँ और इसको Q बोलता हूँ और इसको R बोलता हूँ और इसको S बोलता हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ या ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है कि अगर एक ही केवल पेयर मिलेगा तो उसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा था क्या कि वन पेयर, देखो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यहाँ बोल रहा था ट्रेपेजियम। लेकिन जब दो पेयर पैरेलल मिले तो दो पेयर का मतलब समझ जाना। देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये पी क्यू का, ये देखो ये पी क्यू की बातें करूँ तो ये पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है, तो पी क्यू पैरेलल एस आर, तो ये एक पेयर हो गया। ठीक है ना। अपोजिट साइड का ये क्या हो गया, एक पेयर हो गया जो कि क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब दूसरा क्या बात है, ये पी एस, कौन सा, ये पी एस जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। किसके, क्यू आर के। क्यों पैरेलल क्यों हो, तो क्यों बोल रहे हैं पैरेलल का मतलब होता है आपका क्या, कि अगर इसको एक इन्फानाइट डिस्टेंस तक भी इसको अगर मैं बढ़ाऊं, आगे इसको एक्सीड करूं, है ना, यहाँ से ये पी एस जो लाइन है इसको आगे एक्सीड करूं और ये क्यू को भी आगे एक्सीड करूं, तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना। इनके देखो, मैं इधर की तरफ इसको एक्सीड करूं और इसको भी एक्सीड करूं, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, पी से क्यू, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, और ये 100 किलोमीटर दूर लेके चला जाओ ना ये लाइन को, है ना, तो भी से क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये एस पी जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। क्लियर हुआ। अब ये उसी तरह पी क्यू और एस आर, देखो पी क्यू जो ये लाइन है और इस लाइन, ये एस आर की जो लाइन है, अगर इसको मैं आगे की तरफ यूँ बढ़ाऊँ और आर को भी उधर बढ़ाऊँ, या देखो पी को भी मैं इधर बढ़ाऊँ और ये क्यू को भी उधर बढ़ाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करने वाले हैं। ये पी जो पी एस वाली जो ये लाइन चली है ना, ये वाली एस आर वाली, ये वाली एस आर वाली और पी क्यू वाली, यानी कि ये लाइन इसके क्या अपोजिट में और इसके अपोजिट में ये। क्लियर है, तो ये दोनों आपस में, यानी कि दोनों दो पेयर यहाँ पे मुझे मिलते हैं। ठीक है, तो याद रहे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये है कि हमें कितने पेयर ऑफ पैरेलल मिलते हैं, टू पेयर। कितने, बोथ पेयर। बोथ पेयर का मतलब होता है कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, है ना, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में दो पेयर हमारा क्या मिल जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, अपोजिट साइड्स का, देन कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा पैरेललोग्राम। अब चलो रोम्बस में आते हैं। रोम्बस किसे कहते हैं, व्हेन ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज कॉल्ड रोम्बस। कह रहा है कि जितने भी साइड्स हैं एक रोम्बस के अंदर में, रोम्बस फिर से समझो, कह रहा है कि व्हेन ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जितने भी साइड्स हैं, ये भी अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर,
ये भी 4 सेंटीमीटर और ये सब भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस। याद रहेगा। रोम्बस किसे बोलेंगे? टोटल साइड्स जितने भी 4 साइड्स हैं, और ये क्या है हमारा, अभी मैं इसके ऊपर में और भी बातें करूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये रोम्बस कहलाएगा। तो कह रहा है कि ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो रोम्बस भी क्या है? एक पैरेललोग्राम का ही रूप है। आप ध्यान से समझो, देखो जरा, क्या पैरेललोग्राम का डेफिनेशन मैंने क्या दिया यहाँ पे? 2, है ना, 2 पेयर। कितने पेयर? 2 पेयर ऑफ, ये है अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें भी हमारा देखो ये सी डी जो है, देखो ये सी डी जो है वो पैरेलल है किसके? ये सी डी जो पैरेलल है किसके? बी ए के। किसके? बी ए के। और ये डी ए पैरेलल है किसके? सी बी के। डी ए पैरेलल है किसके? सी बी के। तो ये 2 पेयर पैरेलल हो गए। इसका मतलब क्या है? ये भी रोम्बस भी क्या है? पैरेललोग्राम का ही पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। लेकिन इसमें इसका हर एक का नाम दिया हुआ है। ये इसके जितने भी साइड है ना, जितने भी साइड है सब बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसका नाम क्या है? रोम्बस है। और इसका एंगल जो है, ये यहाँ का एंगल जो है, ये सभी एंगल 90 से थोड़ा सा हट के है। क्लियर है? एग्जैक्ट 90 कोई नहीं है, ठीक है। याद रहे 90 कोई भी नहीं है इसके अंदर में एंगल। तो कोई 90 से बड़ा है तो कोई 90 से छोटा है। इस तरह से एंगल से ये मिलके बना हुआ है। तो इसका इसलिए ये रोम्बस का ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये बात आपको ये सब चीज़ ध्यान में रहे। अब चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बांट लेते हैं किसको? क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर साइड में रखता हूँ, ठीक। चलो क्वाड्रिलेटरल यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं चतुर्भुज। क्या? चतुर्भुज, ठीक। देखो क्वाड्रिलेटरल को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला जो है, अगर 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल मिलेगा तो उस तरह की कैटेगरी को अलग रखा गया, उसको पैरेललोग्राम बोला गया, ठीक है। अगर 2 पैरेलल पेयर मिले, है ना, 2 अपोजिट साइड्स का पैरेलल मिले मुझे, 2 पेयर, वो भी 2 पेयर का, तो उसको बोला गया पैरेललोग्राम। दूसरी कैटेगरी है आपका ओनली 1 पेयर। अगर केवल एक ही पेयर मिल रहा है ना, अपोजिट साइड का केवल एक पेयर, तो उसको बोला गया ट्रेपीजियम। और तीसरा जो है वो कह रहा है कि कुछ भी, एक भी हमारा पैरेलल नहीं मिले, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसको हमें एक भी कुछ भी हमें क्या ना मिले? पैरेलल ना मिले, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए? केवल क्वाड्रिलेटरल नाम दिए। क्या नाम दिए? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जैसे कि अब चलो यहाँ पे पहला वाला कैटेगरी क्या है? 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्लियर है? यानी कि 2 जोड़ी, 2 पेयर का मतलब क्या होता है? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब क्या है ना? यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ पे लिखा ABCD, ठीक है। ये ABCD नाम से मैंने यहाँ पे ABCD मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो जरा, ये AB जो है वो किसके? DC के पैरेलल है। क्या मैंने कहा? AB जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। और ये AD जो है, ये देखो AD जो है वो पैरेलल है किसके? BC के, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये 2 पेयर हमारा आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये भी पैरेलल, ये AB पैरेलल हो गया DC के, और AD पैरेलल हो गया किसके? BC के। तो ये 2 पेयर हो गए, है ना। ये फर्स्ट पेयर ये रहा और सेकंड पेयर ये रहा। इसका मतलब इसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम। उसी तरह से इसी पैरेललोग्राम में से निकल के आया है कौन सा? ये रेक्टेंगल। ध्यान से समझो, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है कि 2 पेयर पैरेलल। बाकी इसका एंगल ये सब से इसको कोई मतलब नहीं है हमें। इसमें बस पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन देखा जाता है कि क्या हमारा जितना ये अपोजिट साइड्स जो है अगर पैरेलल हो जाते हैं, 2 पेयर पैरेलल हमारा मिल जाता है साइड्स का, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल है हमारे पास में। मैंने एक रेक्टेंगल पहले से क्रिएट कर रखा है। अब ध्यान से समझो, रेक्टेंगल पे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री, चारों एंगल कितना? 90 का, ठीक है। और ये जो होता है ये इसके इक्वल होता है, और ये जो होता है ये इसके इक्वल। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस ये बताना है कि ये जो रेक्टेंगल है, देखो ध्यान से, इसका मैं नाम रख देता हूँ PQRS। ऐसे मैंने नाम रख दिया PQRS, ठीक है। अब समझना जरा, मैंने पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या दिया कि 2 पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो देखो इसमें देखो PQ, ध्यान से समझो, ये PQ जो है वो पैरेलल है किसके? SR के। तो बिल्कुल है PQ। ये देखो PQ जो लाइन है वो SR के पैरेलल है, तो बिल्कुल है ना। अब देखो ये PS जो है वो QR के पैरेलल है, तो यस बिल्कुल है। PS पैरेलल है किसके? QR के। याद रहे, जब भी रेक्टेंगल आप देखोगे, रेक्टेंगल जब आप देखते हो तो ये
बिल्कुल सीधा सीधा रहता है और बिल्कुल 90 डिग्री पे, याद रहे। और ये वाली लाइन इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन हमें तो ये बस अभी क्लियर कर रहा हूँ कि पैरेललोग्राम आखिर क्या ये रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, तो यस 2 पेयर मिल गया ना यहाँ भी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, पैरेललोग्राम का ही रूप है। अब यहाँ पे आते हैं स्क्वायर में, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल, जिसको बोलते हैं क्या, आयत। ठीक है, ये रेक्टेंगल है जिसको आयत बोलते हैं, और ये है हमारा क्या, स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ नाम दिया क्या, ABCD। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ कि क्या AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो यस है, ऑफ कोर्स AB पैरेलल DC, ये है। फिर से AD, ये जो AD है ये BC के पैरेलल है, यस बिल्कुल, AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो यहाँ भी इस स्क्वायर में भी हमें 2 पेयर मिल गए, 2 पेयर, एक पेयर ये रहा AB पैरेलल DC और एक AD पैरेलल BC, ये 2 पेयर मिल गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम का ही रूप है। यानी कि अब आप बात ये है कि स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, इस तरह के पिक्चर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, ये पिक्चर नंबर जो है ये फर्स्ट, इस तरह के पिक्चर को बस हमें देखना है कि दो आमने सामने अपोजिट 2 पेयर पैरेलल हुआ क्या, अपोजिट वाला आपस में सब पैरेलल हुआ क्या, तो हो गया, तो वो उसको नाम दे देंगे पैरेललोग्राम, है ना। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आते हैं, इसका नाम दे देता हूँ PQRS। ठीक है, अब देखो अभी ये कहाँ पे था, यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 90 डिग्री चारों तरफ बनाता है और इसके जितने भी साइड होते हैं सब बराबर होता है, ये सभी जितने, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 यहाँ पे। अब इसमें आते हैं, ठीक है, ये है आपका रोम्बस, ये क्या है आपका रोम्बस। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास में ये जो साइड है, ये जो साइड है AD, इस साइड को थोड़ा सा मैं धक्का दे रहा हूँ उधर की तरफ धक्का दूँ चाहे इधर की तरफ खींच लूँ, तो हमारा पिक्चर क्या हो जाता है, थोड़ा सा 90 डिग्री से डाइवर्ट हो जाता है, या तो 90 से ज़्यादा बन जाता है या 90 से कम। लेकिन जितने भी साइड होते हैं वो सभी के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल ही रहते हैं। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था तो ये इसको स्क्वायर नाम दिया मैंने, चारों तरफ 90 बन रहा था तो इसको स्क्वायर नाम दिया, और चारों साइड आपस में इक्वल था। ठीक है, लेकिन इस वाले पिक्चर में PQRS में क्या हो रहा है कि मैं ये जो लाइन है AD, इस लाइन को इधर की तरफ धक्का दे रहा हूँ, तो ये इधर की तरफ आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, 90 से तो क्या हो गया, विचलित हो गया, 90 से ये कम हो गया, तो थोड़ा सा एंगल यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से जो ये परिवर्तन आया, इसके देखो चारों के चारों साइड तो बराबर ही है, ये भी, यानी कि ये PQRS ये चारों के चारों जो भुजा है, इसका जो साइड है, ये आपस में सभी के सभी बराबर ही हैं। अगर ये 5 है तो 5 है, 5 है, लेकिन एंगल जो है वो डगमगा गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। क्या बन गया, रोम्बस। क्लियर है, तो देखो इसी रोम्बस को आप अगर यहाँ से कहाँ से ऐसे रख के भी ऐसा भी पिक्चर रहेगा तो ये भी क्या है आपका रोम्बस। अब देखो रोम्बस को भी ध्यान से समझो, क्या ये PQ जो है वो SR के पैरेलल है, तो यस बिल्कुल है, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, SR के, तो ये है बिल्कुल। अब क्योंकि आप जब पिक्चर ओरिजिनल देखोगे ना जब रोम्बस का, तो आपको एकदम एग्जैक्टली, मैं तो फ्री हैंड बनाया हूँ, लेकिन आपको ये पहचानने का नियम है कि इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आगे जाके कटेगा तो ये पैरेलल नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो इसका मतलब पैरेलल होगा। ठीक है, उसी तरह से मैं कहूँ कि PS, ये जो PS है, क्या ये PS पैरेलल है QR के, तो यस बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ PQRS, इधर का भी नाम दे दिया, ऐसा भी पिक्चर दिखता है रोम्बस का, ये है हमारा क्या, रोम्बस। ठीक है, याद रहेगा कि इस तरह का पिक्चर हमारा क्या है, रोम्बस। इसमें भी तो रोम्बस को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या, तो हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि 2 पेयर पैरेलल मुझे मिले हैं, 2 पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल मिले हैं तो रोम्बस है। यहाँ भी क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ भी 2 पेयर पैरेलल मुझे अपोजिट साइड मिला है, हो गया। क्या रेक्टेंगल यानी कि आयत को बोल सकते हैं क्या पैरेललोग्राम, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 पेयर पैरेलल मुझे मिला है तो बोल सकते हैं रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम। क्लियर है, क्या इस तरह का पिक्चर को पैरेललोग्राम, तो ये तो बोल ही सकते हैं।
क्लियर है। तो याद रहे ये सब चीज़। अब एक चीज़ और आती है, आपका प्रॉब्लम यहीं से पूछता है क्या कि जो क्या ये स्क्वायर है। अब इसी में देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा आपका कि ये जो स्क्वायर है, अभी तो मैं पैरेललोग्राम को डिस्कस कर रहा हूँ ना अभी, तो देखो अब रेक्टेंगल में क्या बात होता है कि चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, साथ में जो ये PQ जो है वो इक्वल होता है SR के। क्या मैंने कहा, PQ जो होता है वो इक्वल, देखो इक्वल होता है किसके, SR के, ठीक है। और PS जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि अपोजिट, ये वाला अपोजिट साइड होगा इसके इक्वल QR के, PS इक्वल होगा किसके, QR के, ऐसे होता है ना, अपोजिट। और उसी तरह स्क्वायर का, तो रेक्टेंगल का क्या डेफिनेशन है, रेक्टेंगल का डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स, हर एक एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए और अपोजिट का जो साइड होगा वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि PQ जो है वो SR के इक्वल और QR जो है वो PS के इक्वल। स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का चारों तरफ बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री बनना चाहिए, ये स्क्वायर का डेफिनेशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, AB जो है वो इक्वल है किसके, AB है किसके, सभी के इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AC, इस तरह से, ठीक है। ये साइड चारों तरफ इक्वल है। अब क्वेश्चन पूछता है क्या कि क्या स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है, ध्यान से समझो, पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर जो है रेक्टेंगल है। तो आप ध्यान से समझो, इसका डेफिनेशन क्या कहता था कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर में भी तो वही हो रहा है ना। देखो ये DC के अपोजिट में कौन है, AB, तो इक्वल है, AD के अपोजिट में कौन है, BC, तो इक्वल है। तो इसका मतलब स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल बोल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर इज कॉल्ड, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सब नोट्स में बनाना, स्क्वायर इज कॉल्ड, है ना, स्क्वायर का स्पेशल नाम है ये, है ना, स्क्वायर का स्पेशल नाम हम लोग, स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जाता है ना, स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल, तो ये स्पेशल केस में होता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रेक्टेंगल को, ध्यान से समझो कि क्या रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर में बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ बराबर होता है, ठीक है। डेफिनेशन समझो, मैं कह रहा हूँ कि क्या रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल कहता है कि चारों तरफ बराबर होना चाहिए। तो ये और ये अपोजिट अपोजिट तो बराबर है, लेकिन ये और ये तो अपोजिट अपोजिट बराबर है ना, चारों तरफ थोड़ी बराबर है, क्लियर है ना। तो ये इसका बेसिक सा डिफरेंस था। तो स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल, स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल। क्वेश्चन पूछता है कि कैन स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो यस एब्सोल्युटली, है ना, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल अगर स्क्वायर बोलोगे तो स्क्वायर का डेफिनेशन फिट बैठना चाहिए। स्क्वायर का डेफिनेशन है कि चारों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए और 90 डिग्री बनना चाहिए। तो चारों तरफ तो इक्वल नहीं बनेगा ना रेक्टेंगल का, है ना, तो इसलिए। लेकिन जैसे ही स्क्वायर रेक्टेंगल में जंप करता है, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल में जंप करता है तो रेक्टेंगल क्या बोलता है कि मेरे आमने सामने, बस देखो कि आमने सामने अपोजिट अपोजिट देख लो कि बराबर है क्या, तो इसका मतलब वो उसको हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगल, है ना। तो जैसे ही ये आप स्क्वायर को आप रेक्टेंगल में शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये AB जो है वो DC के बराबर है, ये अपोजिट ये इसके अपोजिट है, तो आपका क्या दिख रहा है, बराबर है। यहाँ AD देख लो, ये BC के बराबर है, यानी कि अपोजिट अपोजिट वाले के बराबर है। यही तो रेक्टेंगल कह रहा था ना कि अपोजिट अपोजिट वाले के बराबर, तो हो गया ये स्क्वायर रेक्टेंगल। स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये था आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये सब पैरेललोग्राम से ही आपके निकले हुए हैं, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, ये सब किससे, पैरेललोग्राम से ही निकले हुए हैं। और याद रहे, इनका जितना भी डायगोनल बनेगा, ये सभी के सभी डायगोनल कहाँ बनेगा, अंदर में बनता है। इन सभी का डायगोनल कहाँ बनता है, अंदर में, क्लियर है। पार्ट 1 में बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ कॉन्सेप्ट को कि कब डायगोनल अंदर बनता है और कब डायगोनल बाहर बनता है और कब डायगोनल आपका अंदर बाहर बनता है, ठीक है, ठीक। अब चलो दूसरा जो हमारा है ट्रेपीजियम, अब इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ट्रेपीजियम को, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे ट्रेपीजियम के बारे में, ठीक है, क्योंकि ट्रेपीजियम आप किसे बोलते हैं, देखो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, केवल एक पेयर होना चाहिए, एक के अलावा और एक भी नहीं, उसके अलावा एक भी नहीं, है ना। साफ साफ डेफिनेशन में ये मेंशन है कि एक से ज़्यादा अगर हुआ तो वो पैरेललोग्राम बोला जाएगा, ठीक है। अगर दो मिल रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम के ज्योमेट्री में चला जाएगा, ज्यामिति में। उसकी ज्यामिति अलग है, पैरेललोग्राम की ज्यामिति अलग है और इसका ट्रेपीजियम की ज्यामिति अलग है, शेप साइज सब अलग है, क्लियर है। तो इसका मैं एक यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं क्लियर समझा पाऊँ, ठीक है।
इधर में। अब ट्रेपीजियम पे आते हैं, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स में कवर कर लेना, ठीक है, नोट्स में कवर कर लेना अच्छे से, ताकि अब चलो ट्रेपीजियम में आते हैं। तो ट्रेपीजियम में ये तो आपने देख लिया कि क्या होता है, केवल ओनली वन पेयर पैरेलल साइड्स मुझे मिलेंगे। तो ट्रेपीजियम का एक बार पिक्चर देख लो। तो ट्रेपीजियम आपका ऐसे हो सकता है, कैसे, यूं गया और यूं छोटा सा और यूं और ये यूं, ठीक है। ये P Q R S ये ट्रेपीजियम का ही बोला जाता है। ये PQ जो है वो SR के पैरेलल है, लेकिन ये PS जो है वो QR के पैरेलल नहीं है, इसलिए वन ही पेयर मुझे मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, ट्रेपीजियम। ऐसा शेप दिख सकता है। और कैसा दिखेगा सर बताओ ज़रा। ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से यूँ ऐसे, ठीक है। तो ये भी क्या है, देखो ये मैं नाम देता हूँ यहाँ पे A, इस पॉइंट का नाम B, और ये C और ये D। तो ये AB जो है वो CD के पैरेलल है, लेकिन ये AC जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। AC को मैं आगे बढ़ाऊँ और ये BC को मैं इधर ले जाऊँ, देखो AB को मैं ऊपर ले जाता हूँ ऐसे ऊपर सीधा सीधा, लेकिन ये B पॉइंट से जैसे ही ऐसे ऐसे लेके जाऊँगा तो कट हो जाएगा। तो ये क्या है, AB केवल पैरेलल है किसके, CD के, यानी कि AC जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो ये ट्रेपीजियम ऐसा भी दिख सकता है। और कैसा दिखेगा सर बताओ। ये आपको ऐसा भी दिखेगा, आपको ऊपर में छोटा और नीचे में कुछ यूँ बड़ा, ठीक है, यूँ ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये P Q, यहाँ R और यहाँ S, ठीक है, ये सब पॉइंट पे। तो यानी कि देखो ये छोटा दिख रहा है, हमें साइड से मतलब नहीं है, हमें पहचानना है अभी ट्रेपीजियम के बारे में, है ना। देखो डेफिनेशन अलग है और उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, उसकी विशेषता अलग होती है, याद रहे ये चीज। डेफिनेशन इज द अनदर पार्ट एंड उसकी प्रॉपर्टी इज अनदर पार्ट, उसकी विशेषता अलग है, ठीक है। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छे से समझना आप। तो ये SR जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, PQ के। लेकिन क्या ये SP जो है, ये SP है, क्या ये पैरेलल है? तो ये पैरेलल नहीं है, मैंने ऐसे पूरा कट कर दिया। ये SP जो है वो पैरेलल नहीं है किसके, RQ के, यानी कि केवल एक ही पेयर है। इसका मतलब ये ऐसा जो दिखेगा, ये सब तीनों के तीनों कैसे हैं, इसको ट्रेपीजियम की कैटेगरी में रखा गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका तीसरा नंबर जो कैटेगरी था वो एक भी पेयर, नो एनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, एक भी, कोई भी, ना इधर वाला ना इधर वाला, कोई भी पैरेलल ना मिले, कोई भी पैरेलल ना मिले। देखो, और ये उसको उस तरह के पिक्चर को आप क्या बोलोगे, उस तरह के पिक्चर को आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप सीधा सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल, और उसका कुछ नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। जरा समझो, जरा इस चीज़ को समझो। देखो ये कैसा किस टाइप से रहता है। देखो ये ऐसे ऐसे और एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे और ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ये सब फर्स्ट पार्ट में बताया हूँ, A B और ये C और ये D। क्लियर है। तो देखो क्या ये AB जो है पैरेलल है AC के, नहीं है। क्या ये BD जो है पैरेलल है DC के, नहीं है। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है, यस। एक देखो 1 2 3 4, 4 साइड बन रहे हैं, 4 साइड बन रहा है और 4 वर्टिसेस भी है, 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस है और 4 एंगल हो रहा है क्या, 1 2 3 और ये देखो यहाँ पे 4, ये 180 से ज़्यादा यहाँ एंगल बनता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये चुपचाप इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल ही केवल बोलेंगे, ना तो इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ना ही ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक भी इसके अंदर में पैरेलल नहीं है। नो एनी पैरेलल, कोई भी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या देंगे, सिंपली क्वाड्रिलेटरल ही दे देंगे। क्लियर है। तो ये इसका नोट्स बहुत शानदार तरीके से बनाना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और जब 9th पढ़ोगे ना तो 10th में जाओगे तो ये सब बिल्कुल हलवा जैसे लगेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कुछ बातें बोली गई हैं, ठीक है, उसको समझना। कह रहा है पहला नंबर, यू हैव रीड अबाउट मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत सारे टाइप्स के आपने लगभग क्वाड्रिलेटरल को पढ़ा, आपने ट्रेपीजियम पढ़ा। देखो यहाँ पे समझो, इस वाले में आपको क्वाड्रिलेटरल, देखो ये सब ध्यान से समझना, यहाँ बता देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक दादाजी है, ये क्या है, दादाजी है ना। ये एक सबसे परिवार का सबसे मुख्य सदस्य है क्वाड्रिलेटरल, और इसी क्वाड्रिलेटरल के ये सब ब्रांच है, ये बेटा है इसका, 2 पेयर, जिसका दोनों पैर यानी कि 2 पेयर क्या है, पैरेलल रहेगा। तो एक बेटे का नाम पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से निकला है, पैरेललोग्राम के इतने सारे बेटे, एक बेटा ऐसा, एक बेटा रेक्टेंगल, एक बेटा स्क्वायर, एक बेटा रोम्बस, है ना। तो ये क्या है,
पैरेललोग्राम के ये सब बेटे हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर में टॉप में बैठा हुआ है ना। ये सब जितना भी ये सब पढ़ रहे हो, ये जितना भी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, ट्रेपीजियम पढ़ा, ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर है ना। तो ये सब बातों को अच्छे से आपको देखना है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि आपने ट्रेपीजियम पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, तो आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर पैरेललोग्राम। तो आप मुझे बताओ कि ट्रेपीजियम में, रोम्बस में और स्क्वायर में, ये सब में पैरेललोग्राम कौन है? तो आपको जाहिर सा आपको जवाब मिल गया होगा कौन कौन सा। एक आपको रोम्बस हो गया, ये वाला, ठीक है, RHOMVUS रोम्बस, और कौन सा? स्क्वायर। यही पूछ रहा था ना कि पैरेललोग्राम बताओ कौन कौन सा है। ट्रेपीजियम तो नहीं है, ये तो नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है? पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे दूसरा, आर ऑल पैरेललोग्राम ऑल्सो ट्रेपीजियम। क्या जितने भी पैरेललोग्राम है क्या ये ट्रेपीजियम में आते हैं? मैंने क्या बोला है कि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम की दो पेयर रहेगा तो पैरेललोग्राम। और ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या है? ट्रेपीजियम क्या कहता है कि ओनली वन पेयर होना चाहिए, वन के अलावा और एक भी मिला तो मैं नहीं हूं ट्रेपीजियम। ठीक है, तो कहते कि जितना भी पैरेललोग्राम है क्या वो ट्रेपीजियम है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये है कि क्योंकि इसका कितना? टू पेयर। इसका कितना? टू पेयर है, तभी पैरेललोग्राम है। अब कह रहे कि जितना, आप खुद से सोचो, जितना भी पैरेललोग्राम बन रहा था, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, रोम्बस हो गया, ठीक है, ये जितना भी बन रहा था पैरेललोग्राम, वो तो पैरेललोग्राम का ही रूप था वो सब। तो क्या वो सब ट्रेपीजियम है? तो नहीं है वो ट्रेपीजियम। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें टू पेयर है ना। तो इसमें इसका जवाब क्या आएगा? नो। क्या होगा? साफ सुथरा बात कि नो, ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट ट्रेपीजियम। जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपीजियम नहीं है। ट्रेपीजियम का केवल क्या फंडा है? ओनली, ONLY, ओनली वन पेयर, केवल एक ही पेयर होना चाहिए। एक से ज़्यादा हुआ तो मैं ट्रेपीजियम नहीं हूँ। इसका साफ सुंदर सा एकदम डेफिनेशन में ही क्लियर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आर ऑल पैरेललोग्राम आर ऑल्सो ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे साफ जवाब है कि नो, ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट ट्रेपीजियम्स। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग बता सकते, डेफिनेशन से ही साफ क्लियर हो जाता है कि ये पैरेललोग्राम जो है ट्रेपीजियम बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, अब ट्राई दिस का ये वाला प्रॉब्लम है, इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो स्क्वायर। क्या रेक्टेंगल जो है एक स्क्वायर है? तो इसका जवाब क्या है? नो। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टेंगल की अभी ऊपर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया ना। देखो यहाँ पे बताता हूँ, क्या कह रहे कि क्या रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है कि इसके चारों तरफ बराबर होना चाहिए। तो क्या रेक्टेंगल के चारों तरफ, ये तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है? अपोजिट वाला बराबर। लेकिन रेक्टेंगल क्या कहता है? यहाँ पे पूछ क्या रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो स्क्वायर। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? नहीं, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? नो। दूसरा नंबर, ट्राई टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम वेयर 3 ऑफ द एंगल आर राइट एंगल बट। समझो क्या कह रहा है कि आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जहाँ पे 3 एंगल जो हो वो राइट एंगल हो। कैसे? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री उसके अंदर बनना चाहिए, बट विच इज नॉट अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल ना हो। ठीक है, एक पैरेललोग्राम भी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का 3 एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और क्या, और रेक्टेंगल भी नहीं होना चाहिए। इज सच अ पैरेललोग्राम पॉसिबल? क्या इस तरह का पैरेललोग्राम पॉसिबल है, संभव है? तो आपका सीधा सीधा जवाब लिखना है नो। क्योंकि जब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। देखो यहाँ भी 90 डिग्री कह रहा है कि 3 जो एंगल बने, साफ बोल रहा है ना कि 3 ऑफ द एंगल आर राइट एंगल। तो यहाँ 90 बने, यहाँ भी 90 बना, और यहाँ भी क्या बना? 90। तो जब 3 एंगल हमारा 90 बन गया, क्लियर है ना? तो ये 90 वाला जो बनता है ना, जहाँ भी ये बिल्कुल सीधा जाके ना, देखो ये भी 90 पे खड़ा है और ये भी 90 से इधर आएगा ना, तो यहीं पे टच करेगा वो जाके। क्लियर है? तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में
तीन हमारा क्या हो 90 डिग्री हो और एक जो हो वो 90 डिग्री ना हो, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही जाके उसके ऊपर में यो जाके बैठ जाएगा। ये ऑटोमेटिक इधर से आएगा और इस पे जाके बैठ जाएगा, अपने आप यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है, हमें बनाना भी नहीं पड़ता। क्लियर है, तो ये बात, इसका साफ साफ सुथरा ये रीजन है कि नहीं, ऐसा नहीं, कल्पना ही ऐसा नहीं हो सकता। इज सच अ पैरेललोग्राम पॉसिबल, तो नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है। क्लियर है, अब जब 390, अब ये आपको अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, इंटरनल एंगल के सम की प्रॉपर्टी आपको अगर पता होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल की जो इंटरनल एंगल की सम होता है वो कितना 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एंगल को ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ये 90 90 90 तीनों को ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो अब कितने की कमी, कह रहा है कि तीनों एंगल 90 का बने लेकिन ये वाला 90 ना बने। तो जब ये 90 जुड़ेगा नहीं, कंडीशन ये रहता है कि सबको ऐड करके 360 आना ही चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल के सबका एंगल का सम। ठीक है, चाहे क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बने, क्वाड्रिलेटरल चाहे कैसा भी बने 360 आना चाहिए। तो ये तीनों को ऐड करके, इसको और इसको तीनों को ऐड करके तो 270 हो गया। तो अब 270 में मुझे बनाना है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही नहीं ना, है ना। ठीक, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इन्हीं सब सवाल का जवाब देने के लिए मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। मान के चलो कि जो रेक्टेंगल है, जितना भी रेक्टेंगल का जो साइड्स है वो सब इक्वल है। ठीक है, देन व्हाट विल बी, तब क्या होगा, सच अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। इस तरह का अगर रेक्टेंगल स्क्वायर है तो अब देखो जरा, इज अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल, क्या एक रेक्टेंगल जो है, ठीक है, स्क्वायर को तो हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल, तो कह रहे हैं कि इज अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल, क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, तो यस, इसका जवाब क्या होगा, यस, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। क्योंकि स्क्वायर का रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। दूसरा नंबर, आर स्क्वायर पैरेललोग्राम, क्या जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है, क्या ये पैरेललोग्राम का है, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो इसका भी जवाब है यस। इज अ स्क्वायर अ रोम्बस, क्या स्क्वायर जो है वो रोम्बस है, बिल्कुल नहीं, स्क्वायर रोम्बस नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे मैंने कारण बताया है। देखो मैंने यहाँ पे बताया है कि रोम्बस क्यों नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री से स्क्वायर क्या होता है 90 90 90 90 बनाता है, लेकिन मैंने यहाँ बताया है कि जो भी एंगल यहाँ बनाता है वो 90 से विचलित हो जाता है, 90 डिग्री नहीं बनता है, 90 से कम या 90 से ज़्यादा, है ना, 90 से या तो कम होगा या 90 से ज़्यादा हो जाएगा, यही हो सकता है। क्लियर है ना, लेकिन 90 एग्जैक्ट 90 एक भी एंगल नहीं बनता है, किसमें, रोम्बस में, याद रहेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि इज अ स्क्वायर अ रोम्बस, क्या स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकता है, तो इसका जवाब है नो, नहीं हो सकता। इज अ रोम्बस ऑल्सो पैरेललोग्राम, क्या रोम्बस जो है पैरेललोग्राम है, तो इसका जवाब है क्या, यस, इसका जवाब क्या है, यस। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने यहाँ तक देखा, काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या हम आपको सीखने को मिला है। ठीक है, अब मैं चलूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग किस चीज़ को कवर करने वाले हैं, इसमें हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं, प्रूफ। क्या प्रूफ, ये वाला, क्या, दो तरह का प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। क्या, यहाँ पे द सम ऑफ द इंटीरियर, किसका, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी एक चतुर्भुज हो, उसके अंदर का जो इंटरनल यानी कि आंतरिक कोणों का योग जो होता है, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना, 360 डिग्री। इसका प्रूफ देखने वाले हैं हम लोग। क्या देखने वाले हैं, प्रूफ। और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा इसी यानी कि एक तीर से दो निशाने। एक तो ये आप जानोगे कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, जितने भी इंटरनल एंगल रहते हैं उनका सभी का सम करूं तो 360 आता है। एक तो ये प्रमाण देखोगे, और दूसरा क्या प्रमाण देखोगे आप, क्या, कि इच डायगोनल, क्या, इच डायगोनल, दूसरा प्रमाण, इच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक डायगोनल, एक ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में, चतुर्भुज है, और इसका ये AC क्या है, डायगोनल है, डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल, कितने, दो ट्रायंगल में ये क्या कर देता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो तो आप फटाफट से देखते हैं यहाँ पे एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से।
पढ़ते चलते हैं। कह रहा है कि एज्यूम करो कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी इज इट्स डायगोनल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ए सी क्या है, एक डायगोनल है। देन डायगोनल ए सी डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल। जो डायगोनल जो है ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी। कौन सा, ए बी सी दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल, और कौन सा, ए डी सी, ये सेकंड नंबर ट्रायंगल दिखा आपको फिगर नंबर 10, जैसा कि फिगर नंबर 10 में दिखाया हुआ है। फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल वी नो दैट द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि एक ट्रायंगल के आंतरिक कोणों का जो योग होता है ना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री होता है। तो बारी बारी से हमने क्या किया, पहले फर्स्ट ट्रायंगल ले लिया ये, तो ट्रायंगल ए डी सी कॉमा दे करके, यानी कि हम लोग ए डी सी यानी कि ये जो सेकंड नंबर ट्रायंगल है उसके अंदर में हम लोग सबसे पहले ये वाला एंगल प्लस दिस वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, 3 एंगल हमारे हो गए। तो वही एंगल ए डी सी, देखो एंगल ए डी सी, याद रहे ये जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो ए डी सी यहाँ बना, और आगे क्या बोलता है, एंगल डी ए सी, कहाँ, ये डी फिर ए और फिर सी की तरफ मुड़ गया, यानी कि ये वाला एंगल, तो ये कहाँ, ये सी पे। अगला कहाँ, ये वाला एंगल दिखाया है, तो डी ए सी हो गया। अगला यहाँ पे सी ए डी सी फर्स्ट एंगल, आगे डी ए सी सेकेंड एंगल, ठीक। तो ये डी पे बना, और एक अच्छा सॉरी यहाँ पे एंगल डी सी ए यहाँ बन रहा है, ये सी पे यहाँ एंगल हो गया। अगला क्या बोला है, एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये देखो मैंने जिसको रेड से मार्किंग किया वही एंगल यहाँ पे कह रहा है कि तीनों एंगल को सम करूँगा तो 180 होगा, क्लियर है। तो ये फर्स्ट मान लिया, ठीक है। उसी तरह से इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में, ये पहले ट्रायंगल ए डी सी में देखा था जिसको मैंने 2 नाम दिया था, और ये ट्रायंगल ए बी सी जिसको मैंने फर्स्ट नाम दिया था। उसी तरह से किसको किसको ऐड करेगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल, मैं अलग कलर से मार्किंग कर लेता हूँ, कौन, ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्किंग किया वो एंगल, तीनों एंगल को ऐड करेगा। तो देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी 180 के इक्वल। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड बना लिया, ठीक है। अब फर्स्ट देखो ये भी 180 के इक्वल और ये भी 180 के इक्वल, तो क्या किया यहाँ पे, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि हमें तो क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या, ये पूरा को ऐड करना पड़ेगा। तो पूरा को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को मैं ऐड करूंगा तो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल मुझे मिल जाएगा, ए बी सी डी पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसने क्या किया, पूरे को ऐड कर दिया। तो इसलिए लिख दिया है उसने क्या कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर दिया इसने, ऐड करने के लिए, क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो इसके इधर में ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको लेके आ गया कहाँ, यहाँ पे, दिख रहा है आप लोग को लिखा। और ये जो पार्ट इसका, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को लेके आ गया कहाँ, उसी के ठीक बगल में, यहाँ लिख दिया। देखो एंगल ए डी सी यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये दो पार्ट प्लस कर दिया। और इधर में 180 प्लस 180, इधर वाले को बोलते हैं क्या, LHS, और इक्वल के इधर वाले को क्या बोलते हैं, RHS। तो LHS वाले को LHS वाले से जोड़ा और RHS वाले को RHS वाले से, तो 180 में 180 और ये एंगल को एंगल में जो ऐड कर दिया। तो अब ध्यान से देखो ADC ये हो गया, और देखो एंगल DCA, ये DCA प्लस एंगल BCA, देखो एंगल DCA यानी कि ये वाला एंगल, मान लो मुझे पूरा ये C एंगल चाहिए, तो क्या ये वाला C और इधर वाला C ये दोनों चाहिए मुझे। तो वही बात यहाँ पे एंगल DCA यानी कि ये रेड वाला एंगल हो गया, और साथ में एंगल BCA, कौन सा, BCA। तो ये देखो पूरा का पूरा एंगल C, ये मेरा पूरा एंगल काउंट हो जाएगा। जब इन दोनों एंगल को ऐड करूंगा तो पूरा एंगल मुझे काउंट होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे, और ये एंगल BCA कहाँ है, यहाँ पे रखा हुआ था, तो इसको उठा के अपने पास बुला लिया ये, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ही तो ये पूरा का पूरा C मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह से ये पूरा एंगल मुझे ये वाला अब चाहिए, तो एंगल A ये वाला, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का पूरा करने वाले हैं,
ठीक है कंडीशन। तो उसी तरह से एंगल CAD प्लस एंगल CAB, ये रहा एंगल CAD प्लस एंगल CAB, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, दोनों को उठा के एक बॉक्स में रख दिया और प्लस में एंगल ABC, ये B पे तो किसी तरह का वो नहीं है, लाइन नहीं है, इसलिए एंगल ABC, और ये 180 प्लस 180 360 डिग्री। उसके बाद क्या हो गया, ADC का ADC रहने दिया और इन दोनों को क्या लिख दिया सीधा BDC, क्या लिख दिया देखो एंगल BCD, क्या लिख दिया एंगल BCD पूरा वहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा एंगल कंप्लीट हो रहा है, ये लिख दिया। फिर इसने क्या लिख दिया यहाँ पे एंगल PAD, एंगल BAD, तो यानी कि पूरा का पूरा एंगल ये कवर हो रहा है। तो वो इन दोनों को लेके तो ये लिखा और इन दोनों को लेके ये वाला लिखा और एंगल ABC 360 डिग्री, ना क्लियर हुआ। तो यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है। तो ये क्या हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से ऐसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, क्लियर है। तो जब भी आपको क्या करना हो प्रूफ करने के लिए दे कि आप प्रूफ करके बताओ कि एक क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम 360 होता है, तो ये आपको पैतरा अपनाना है। डायगोनली सबसे पहले बांट देना, उसके बाद ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 नाम दे करके आप एक फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके 360 डिग्री, फिर सेकंड ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री 180 डिग्री, फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके 180 के बराबर और सेकंड ट्रायंगल के तीनों एंगल इंटरनल एंगल को ऐड करके 180 के इक्वल। अब 180 और 180 को आप क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपको 180 इधर जुड़ेगा और एंगल उधर जुड़ेगा। उसके बाद फिर आप पूरा का पूरा कंप्लीट ये जो प्रोसेस है वो करके फिर आप प्रूफ कर देना। यहाँ पे इसीलिए मैंने साफ साफ ये हाईलाइट भी कर दिया है कि आपको ये इस तरह से प्रूफ होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर का इंटरनल एंगल का सम कितना 360 डिग्री होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल और ABCD इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल आंतरिक अंदर के कोनों का योग जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, क्लियर है। चलो तो ये हमारे पास में ये प्रूफ हो गया, काफ़ी अच्छे से हमने इसको देखा। अब चलो अब हमारे पास में ये 2 प्रॉब्लम दे रखा है, ट्राई दिस का, इसको सॉल्व करने वाले हैं और सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहले मैं अलग अलग पार्ट बना लेता हूँ, एक प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ बनाऊँगा और सेकंड प्रॉब्लम मैं यहाँ बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ। कह रहे कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7:9। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके आंतरिक कोण जो अंदर के कोण जो है उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो जितना भी एंगल है सबका एक्चुअल मेजरमेंट निकालना है कि कितने डिग्री का रहा होगा कि ये इस तरह से बट गया 3:5:7:9, क्लियर है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम देना रेशियो लिखा रहे तो देखो रेशियो कब निकल के आता है, रेशियो वो रूप होता है ना, जहाँ पे वो जो उसके बाद वो कटता ही नहीं है, उसके बाद वो कटता ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा 12/6, ठीक है ना, या 12 मैंने लिख दिया, चलो 12/6 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है 6 1 जा 6 2 जा, तो ये क्या हो गया 2/1, इसका मतलब 2:1, क्लियर है, ठीक। तो आप खुद से सोचो, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 18/9, तो 9 1 जा 9 2 जा, इसका मतलब क्या हो गया 2/1। तो देखो ये 2:1 जो आ रहा है, ये जो 2:1 दोनों में आया, तो हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये किसका ये रूप हो रहा होगा, किससे ये कट के आया होगा, क्लियर है। तो इसीलिए जब भी रेशियो का प्रॉब्लम रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में, तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखोगे तो कोई एक पार्टिकुलर एक ऐसा नंबर होता है जिससे क्या होता है कट के ये ऐसे रूप में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये कट के 2/1 के चेंज में कैसे आया, ये ऐसे ये 6 के टेबल से चला गया। तो कोई एक ऐसा एक यहाँ पे वो होगा जिससे ये कट के इस रूप में चला जाता है, क्लियर है। तो हमें वो एग्जैक्ट नहीं मालूम रहता है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें x सब में वो एक कांस्टेंट जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग डाल देते हैं। तो जो एल्जेब्रिक हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 3 जो लिखा हुआ है ये एंगल A के लिए, तो मैं यहाँ पे क्योंकि एंगल A इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 3x, ठीक है, क्लियर है।
और एंगल बी मैं मान लेता हूँ, देखो एंगल ये दूसरे नंबर पे है तो एंगल बी मान लेता हूँ क्या 5x, ठीक है 5x। और एंगल सी मान लेता हूँ क्या 7x और एंगल डी मान लेता हूँ कितना 9x। क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे ये ए बी सी डी और ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको इसी तरह से टारगेट करना है प्रॉब्लम को। अब हमें ये पता है कि चारों एंगल को ऐड करूँ तो 360 के बराबर आए, तो लिख सकता हूँ क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए कितना है 3x तो मैंने लिख दिया 3x प्लस एंगल बी कितना है 5x तो मैंने लिख दिया 5x। एंगल सी कितना है 7x प्लस ये कितना है एंगल डी 9x इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया। अब 3x प्लस 5x, अब ये x x x x सब लगा हुआ है, सभी में x है और सभी प्लस में है तो सभी को ऐड करो। तो चलो 9 प्लस 7 तो 7 7 14, 14 में 2 ऐड करो 16 और 16 प्लस 5 ये हो जाएगा 21, 21 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 24। तो कितना हो गया 24x इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। एम आई राइट, क्या मैं सही जा रहा हूँ? क्योंकि छोटा सा मिस्टेक हमें आगे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब आगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 360 डिग्री और y में 24। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 24 तो इसका मतलब ये 15 से चला जाएगा, ये 1 से और ये इसके 15 जा से। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू हमारा आ गया 15 डिग्री, यानी कि वो नंबर था 15 डिग्री। ठीक है, ठीक x इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। लेकिन मुझे कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, हर एक एंगल का एग्जैक्ट मुझे बताओ कि कितना कितना डिग्री का रहा होगा। चलो तो एंगल ए मैं निकालता हूँ। एंगल ए मेरा क्या है 3x, तो ये रखा मैंने 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 15 तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45 डिग्री, यानी कि एंगल ए 45 डिग्री का था। ठीक है, उसी तरह से मैं ये पार्टीशन कर देता हूँ, एंगल बी यहाँ निकाल देता हूँ। एंगल बी इक्वल टू क्या है मेरा 5x, एंगल बी मेरा क्या है 5x, ये देखो 5x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि x की वैल्यू हमारा 15 आ चुका है तो 15 5 जा 75। ठीक है, अब चलो यहाँ पे कहाँ गया ये, किधर, हाँ एंगल ए एंगल बी। अब एंगल सी मेरा क्या है 7x, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो 105 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 105 डिग्री। क्लियर। अब चलो एंगल डी हमारा क्या हो जाएगा 9x है हमारा, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 15 तो ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये चारों एंगल एग्जैक्ट जितने भी एंगल थे सभी एंगल हमारे क्या हो गए निकल चुके हैं, ए बी सी डी, है ना। तो इस तरह के जब भी रेशियो का प्रॉब्लम रहे और इस तरह का दे तो आपको इस तरह से टारगेट करना है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, प्रॉब्लम नंबर इधर पे सेकंड जो प्रॉब्लम दे रखा है, तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि फटाफट से मैं इधर बना दूँ। ठीक, चलो चलो तो ये दूसरा नंबर का मैं सॉल्यूशन इधर दे रहा हूँ। चलो कह रहा है कि इफ़ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सभी के सभी एंगल जो हैं वो क्या है आर इक्वल, सभी के सभी एंगल क्या है इक्वल है, बराबर है। जितने भी एंगल है, चारों एंगल है, चारों एंगल बिल्कुल इक्वल है, सब एक बराबर। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हर एक एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट मान लेता हूँ कि एंगल, ठीक है, एंगल इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया कि एक एंगल जो है वो एक्स है। ठीक है, एक एंगल मैंने मान लिया एक्स, तो चारों एंगल क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस देखो चारों एंगल को ऐड करूंगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि चारों को ऐड करूंगा तो 360 के बराबर। और यही कह रहा था ना कि चारों के चारों एंगल क्या है इक्वल है, तो मैंने मान लिया कि एक एंगल जो है वो एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब चारों एंगल क्या हो जाएंगे, तो एक्स प्लस एक्स तो कितना 4x इक्वल टू 360 डिग्री।
x इक्वल टू क्या 360 डिग्री बाई 4। अब 4 से ये कट गया और 4 से ये 4 9 जा, यानी कि कितना x इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि प्रत्येक एंगल जो होगा उस उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, ठीक है, प्रत्येक एंगल जो होगा वो क्या होगा आपका 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का 90 डिग्री का। क्लियर है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट क्या होगा x, यानी कि 90, सभी के सभी 90 डिग्री के होंगे। तो ये था हमारा ट्राई दिस, और इसके कोर कॉन्सेप्ट को मैंने काफ़ी कोशिश किया है समझाने के लिए कि किस तरीके से आपका ये जो भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर का कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश किया है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये पार्ट नंबर 2 जो वीडियो था ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल बनेगा। तो अब डियर स्टूडेंट, मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। अब मिलूँगा अगले नेक्स्ट क्लास में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। पार्ट नंबर 3 जो रहेगा वो आपका रहेगा इसके जितने भी थ्योरम है ना, उस सभी थ्योरम को मैं कवर करूँगा। राइट, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन।